नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड का ऑब्जेक्टिव मॉडल सॉल्व पेपर डिस्कस करेंगे। ये मॉडल पेपर उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जिनका एग्जाम इस बार ऑब्जेक्टिव प्रकार पर होना है, यानी कि ओएमआर सीट पर होना है, जिनके एग्जाम में एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उन सभी के लिए मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस मॉडल सॉल्व पेपर को। सेमेस्टर नंबर 5 की बात हो रही भाई, तो सेमेस्टर नंबर 5 में दोस्तों जो आपका केमिस्ट्री का पेपर नंबर 2 है, उसका पेपर टाइटल है रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, ये आपका पेपर नंबर 2 है, जिसमें हम आज लगभग देखने वाले हैं 100+ एमसीक्यूज, जो कि आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एमसीक्यू पेपर कहां पर कराए जा रहे हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं भाई। जहां पर लगातार जो एमसीक्यू करवाती है यूनिवर्सिटी, वो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी डीडीयू यूनिवर्सिटी के अगर आप हैं, या फिर आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से हैं, या आपका आगरा विश्वविद्यालय है, या फिर आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप सबके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। और जहां पर भी एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, और सभी लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, जिसमें दिया गया है इन रोजनमुंड रिडक्शन BaSO4 एक्ट, यानी कि रोजनमुंड अपचयन में जो BaSO4 है ये कार्य करता है किसके रूप में। आपका पहला यहां पर ऑप्शन दिया गया है कि ये कैटालिस्ट प्रोमोटर के रूप में कार्य करता है, बी ऑप्शन कह रहा है कि ऑटो कैटालिस्ट के रूप में करता है, सी ऑप्शन है कि कैटालिस्ट पॉइजन के रूप में लेता है, और डी ऑप्शन है कि नन। तो आपको बताना है भैया कि इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्प्रेरक प्रोत्साहक। ठीक है, रोजनमुंड अपचयन में जो BaSO4 है वो कार्य करता है उत्प्रेरक प्रोत्साहक के रूप में, यानी कि कैटालिस्ट प्रोमोटर के रूप में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है जो 2023 और 24 सत्र में पेपर हुआ था, यानी कि जनवरी महीने में, वहां से जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उनको मैंने कलेक्ट करके ये तैयार किया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, जिसमें पूछा गया है कि इन ओस्टवर्ड प्रोसेस कैटालिस्ट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3-। ठीक है, यहां पर है कि ओस्टवर्ड विधि में जो HNA3 है वो बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया गया है। तो HNO3 बनाने के लिए जिसका उत्प्रेरक का उपयोग किया गया है वो कौन सा है भाई, प्लेटिनम है। ठीक है, PT यानी प्लेटिनम। आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आपसे पूछा गया भैया, कैटालिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी एल्कीन की उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 से अभिक्रिया किसका उदाहरण है। यानी एल्कीन की बात हो रही, जब हम एल्कीन की उत्प्रेरक, एल्कीन के जो कोई उत्प्रेरक है उसकी उपस्थिति में हम जब H2 से रिएक्शन करवाते हैं तो ये अभिक्रिया जो होती है वो किसका उदाहरण कहलाती है। पहला ऑप्शन यहां पर दिया गया सजातीय उत्प्रेरक, यानी कि यहां पर होमोजीनस कैटालिस्ट, हेट्रोजीनस कैटालिस्ट, और सी आपका है ऑटो कैटालिस्ट या आल। ठीक है, तो आप आंसर क्या कर देंगे भैया, आंसर आप लगा देंगे कि सजातीय उत्प्रेरक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि जब भी बात आपसे हो कि एल्कीन के उत्प्रेरक की, तो इनकी जब भी उपस्थिति में H2 आ जाए, N2 आ जाए, तो आप लगा देंगे कि अपक्रिया कौन सी होगी। तो ये अपक्रिया सजातीय उत्प्रेरक यानी कि होमोजीनियस कैटालिस्ट कहलाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर आपका है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4, और चौथा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है इन ऑर्गेनिक बेंजीन पूछी गई है कि अकार्बनिक बेंजीन इनमें से कौन सा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। पहला देखिएगा यहाँ पर है B2H2NH3, क्या ये एक अकार्बनिक बेंजीन है? बिल्कुल ये अकार्बनिक बेंजीन नहीं है, इनऑर्गेनिक आपका हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, ऑर्गेनिक है। दूसरा देखिएगा BNX, ये भी ऑर्गेनिक है। यहाँ पर B3H3 और H6, यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा, B3N3H6। ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे, ध्यान दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए, यहां पर दिया गया पायरोसिलिकेट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पायरोसिलिकेट है। पायरोसिलिकेट पूछा गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। पहले ऑप्शन को हम चेक करते हैं, जिसमें दिया गया Si2O4 यानी 4 आयन। दूसरा देखिएगा जिसमें है Si2O6, यहां पर देखिएगा 6-। ठीक है, इसमें भी यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं है। Si2O7 ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है
वो ध्यान रखेंगे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Si2O4-। ठीक है, ये क्या है, ये पायरोसिलिकेट्स हैं, यानी आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए पर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन आपसे है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इज शोन बाय, यानी कि वर्गाकार तलीय ज्यामिति। ठीक है, क्या बताना है आपको, वर्गाकार तलीय ज्यामिति बताना है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे भाई। आपका ऑप्शन ए दिया गया है XE, ध्यान दीजिएगा XEF4। तो क्या ये वर्गाकार यानी कि ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दिखाता है। दूसरा देखेंगे जिसमें है XEF2, सी वाला देखिएगा XEF6। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसे कि देखिए FE है, ठीक है, और इसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा F1 एक F हो गया, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक F लगा दिया, यहाँ पर एक F लगा दिया और यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, वर्गाकार। ये क्या बना रहा है, वर्गाकार तलीय ज्यामिति बना रहा है, इसलिए हम लगा देंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। ठीक है, ये वर्गाकार तलीय ज्यामिति दर्शाता है। 6 नंबर का ऑप्शन ए सही है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भैया, CaSO4 ½ H2O। ठीक है, तो आप कौन सा आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे करेक्ट उत्तर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, BIMP। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 और 8वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि KOH पूछा गया है। KOH इज, यानी KOH जो है वो क्या है, एक प्रकार का सामान ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है या सब ऑक्साइड है या फिर इसको पैरो ऑक्साइड कहते हैं। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आप ध्यान रखेंगे कि जो KO2 है ये क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का सुपर ऑक्साइड है, यानी आंसर आप लगा देंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि H3PO2 इज, यानी कि H3PO2 है। तो H3PO2 क्या है भैया, यहाँ पर देखिएगा एक डाई बेसिक एसिड है या फिर ये न्यूट्रल है या ऑप्शन डी कह रहा है ये मोनो बेसिक एसिड। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जो H3PO2 है ये एक प्रकार का डाई बेसिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जिसकी है 10 नंबर और इसमें पूछा गया है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिटी, ठीक है, एमंग द फॉलोइंग। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लुईस अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो बढ़ता हुआ आपको क्रम यहाँ पर बताना है भाई। तो देखिएगा सबसे पहले की अगर बात हो तो इसमें आ जाएगा आपका BF3, क्या हो जाएगा BF3, इसके बाद में आएगा BCl3, इसके बाद में आ जाएगा आपका BBr3, यही आपका हो जाएगा इसका बढ़ता हुआ क्रम। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें बी वाला आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका 11 नंबर क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन है देखिएगा जिसमें पूछा गया आपसे 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट डू नॉट इन्वॉल्व CO2 ऑन हीटिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनेट गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। यहां पर पहले ऑप्शन देखेंगे Li2CO3, बी ऑप्शन कह रहा है MgCO3, सी ऑप्शन है CaCO3 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया N2CO3। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें इनमें से आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी NaCO3, ये कार्बोनेट गर्म करने पर CO2 नहीं निकालेगा, यानी रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, तो डी आंसर लगा दीजिएगा भाई। 11 नंबर प्रश्न का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, चलिए भाई बताने का प्रयास कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर है एल्केलाइन मेटल्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि क्षारीय धातुओं का कौन सा गुण नहीं है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए भैया कि क्षारीय धातु हैं उनमें से कौन सा इनका गुण नहीं है। पहले ऑप्शन को हम देखेंगे जिसमें है कि ऊष्मा तथा विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। क्या जो क्षारीय धातु होते हैं वो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, क्या है ऐसा? बी ऑप्शन है कि आक्सीकारक विभव अधिक होता है, सी है दोस्तों उच्च गलनांक होता है और डी दिया गया है सभी। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही कि कौन सा गुण नहीं है। ठीक है, गुण नहीं है तो इसमें से पहला आपका है कि ऊष्मा तथा विद्युत के अच्छे सुचालक हैं, ये भी इनके गुण हैं।
ऑक्सीकार वेग अधिक होता है, ये भी इनके गुण है। लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी उच्च गलनांक इनका जो है वो इनके जो है यानी इनका गुण नहीं है, ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा भाई। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि अनुचुंबकीय इनमें से कौन सा है। आपका ऑप्शन ए दिया गया है KO2, बी ऑप्शन कह रहा है K2O2, सी ऑप्शन है K2O और डी दिया गया आल। चलिए आप सभी के द्वारा इसका आंसर दिया जाना है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कौन सा अनुचुंबकीय है, तो KO2, ठीक है, ये क्या है आपका, ये अनुचुंबकीय है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देंगे, जिसमें है दोस्तों कि विच एल्कलाइन मेटल डू नॉट फॉर्म एल्यूमिनियम, ठीक है। इनमें से दिया गया कौन सा क्षारीय धातु फिटकरी नहीं बनाता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक क्षारीय धातु है जो कि फिटकरी नहीं बनाता है। पहला ऑप्शन है Li, दूसरा है Na, सी ऑप्शन है पोटेशियम और नन दिया गया है यानी कि डी ऑप्शन। तो आप याद रखेंगे भाई जो पोटेशियम यानी कि सोडियम जो आपका है, सोडियम एक क्षारीय धातु है जो कि फिटकरी नहीं बनाता है। तो आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 15 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है जिसमें बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ अल्कली मेटल इज, ठीक है। क्षारीय धातुओं के हाइड्राइड के अस्थायित्व का सही क्रम इसमें बताना है। तो इसका सही क्रम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम पहले को चेक करते हैं, यहाँ पर LiH, ठीक है, दूसरा दिया है NaH, KH और RBH। बिल्कुल ये नहीं होगा भाई, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी को देखते हैं, यहाँ पर दिया गया LiH इज ग्रेटर देन NaH इज ग्रेटर देन KH और KH इज ग्रेटर देन RBH। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में बी आंसर आपका करेक्ट उत्तर है। यही क्षारीय धातुओं के हाइड्राइड का अस्थायित्व का सही क्रम है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सभी लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर इज, बढ़ते हुए सहसंयोजक गुण का जो है, सहसंयोजक आपका गुण है, उनका सही क्रम क्या है, सही ऑर्डर क्या है, ये आपको बताना है। तो पहले ऑर्डर को देखिए जिसमें दिया गया है कि BeCl2 लेस देन NaCl लेस देन LiCl। तो क्या ऐसा होगा भाई, बढ़ते हुए क्रम की बात, तो Cl होगा, फिर Cl आपका देखिए BeNaLi, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आने की बात हो तो आएगा NaCl, ठीक है, NaCl, फिर आएगा आपका LiCl, फिर आपका होगा यहाँ पर BeCl2, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भैया, देखिएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यही आपका सही क्रम है सहसंयोजक गुण का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ चुका है 17 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 17 जिस पे आपको ध्यान देने योग्य बातें यह है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड गिव द एल्कल्स ऑन द हाइड्रोलिसिस, यानी पर यहाँ पर है कि कौन सा निम्नलिखित कार्बाइड में से कौन सा जल से क्रिया करने पर एल्काइन बनाता है, ठीक है। तो हम जब जल से यानी कि H2O से क्रिया करवाएंगे किसका, CaC2 का करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एल्काइन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 17 नंबर का ए आंसर यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। दिया गया दोस्तों कि कौन सी क्षारीय मृदा धातु मुख्य रूप से सहसंयोजक यौगिक बनाती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं BA, BE, S या CA। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पर सहसंयोजक यौगिक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सहसंयोजक यौगिक की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा जो सही उत्तर हो जाएगा BA, ठीक है। BA क्या है, ये एक प्रकार की क्षारीय मृदा धातु है जो मुख्य रूप से कोवैलेंट कंपाउंड बनाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे भाई 19 नंबर क्वेश्चन, ड्राई आइस पूछा गया। इसमें से ड्राई आइस शुष्क बर्फ पूछा गया, इनमें से कौन सा है। आपके ऑप्शन देखिएगा, ए ऑप्शन दिया गया H2S, ठीक है, H2OS यानी क्या ये शुष्क बर्फ है। बी ऑप्शन दिया गया CA2S, क्या ये शुष्क बर्फ है। सी ऑप्शन है NH3G और डी दिया गया है PH3, ये भी क्या है, गैस के रूप में दिया गया है, गैस सॉलिड के रूप में, ठीक है। चलिए तो शुष्क बर्फ पूछा गया है, तो शुष्क बर्फ हो जाएगा C2O
एस, ठीक है, ये शुष्क बर्फ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है 20 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 20 है शेप ऑफ ClF3, ठीक है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है ClF3 की आकृति पूछी गई है। ClF3 की आकृति क्या होगी, ठीक है। पहला ऑप्शन है प्लेनर, पिरामिडल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बी शेप्ड, और डी ऑप्शन कह रहा है कि टी शेप्ड। तो ध्यान रखेंगे जो ClF3 की जो आकृति है वो टी आकार की है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कौन सा प्रबलतम अम्ल, इनमें से आपसे पूछा गया भैया कि प्रबलतम अम्ल कौन सा है। ऑप्शन ए देखिएगा H2SO4, क्या H2SO4 प्रबलतम अम्ल है, या HNO3, या फिर HClO4। तो सबसे प्रबलतम अम्ल इन चारों में से जो होगा वो हो जाएगा HClO4। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, प्रबलतम अम्ल हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा 21 नंबर का करेक्ट उत्तर। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि शेप ऑफ XeF2 इस, ठीक है। अगर हम इसका देखिए शेप बनाएं तो यहाँ पर हमने इसको दे दिया यहाँ पर F और ये F, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसकी आकृति कैसी होगी, रेखीय होगी, बी आकार की होगी, या झुके हुए होगी, या समतलीय होगी। चलिए उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। आपके सामने मैंने इसका जो है डायग्राम भी दे दिया, तो आप ध्यान रखेंगे इसका जो शेप होगा वो लीनियर होगा, रेखीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया ये देखिएगा ये Fe आपका हो गया, ठीक है, हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, माफ कीजिएगा, Xe आपका है Xe, और ये हो गया आपका एक F, और इधर हमने लगा दिया एक F। तो इसकी आकृति जाहिर सी बात है क्या होगी, लीनियर ही होगी ना। तो आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए रेखीय। तो इसी प्रकार से आप ज्योमेट्री बना लीजिएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन सो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अधिक चुंबकीय आघूर्ण दिखाता है, ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण किसका है। ऑप्शन देखिएगा, आपका पहला ऑप्शन है B3+, ऑप्शन नंबर बी दिया गया Cr3+ का, सी ऑप्शन है कि BeF3, और डी ऑप्शन है COF3+ का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पूछा गया है, तो हाईएस्ट आपका कौन सा होगा, Cr3+ का सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई, जो भी हमारे साथ छात्र छात्राएं जुड़ चुके हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान देंगे, जिसमें है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Ni2+ इस। Ni2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। पहले ऑप्शन को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि 0, बी ऑप्शन है कि 2, सी ऑप्शन कह रहा है कि 4 होंगे, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है कि 6। तो आपको बता दें दोस्तों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या Ni2+ में जो होगी वो होगी 2, इसलिए आंसर आप लगा देंगे भैया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 25 नंबर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25 है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन टेट्राहेड्रल NiCO4 कॉम्प्लेक्स इस, यानी कि टेट्राहेड्रल NiCO4 संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इसमें दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी है, वो 0 है। आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपका सी आंसर यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आ चुका है 26, और 26 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn2+ कॉम्प्लेक्स विल बी। Mn2+ संकुल का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना होगा। पहला ऑप्शन है भाई 7 होगा, बी ऑप्शन कह रहा है कि 5, सी ऑप्शन है 4.5, और डी ऑप्शन दिया गया 5.92। तो इसमें से सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। Mn2+ का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो हो जाएगा 5.92। ओके, तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है
जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित में से किस संकुल में धातु की ऑक्सीकरण संख्या शून्य है। ऑक्सीकरण संख्या किसकी शून्य है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है PTN3 तो इसका बिल्कुल शून्य नहीं होगा, इसका लगभग 3 आएगा शायद मेरे अकॉर्डिंग। और बी का देखेंगे CR दिया गया है ना, CO6, इसका आपको 0 मिलेगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो बी आंसर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का ऑप्शन बी सही है। अगला देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा 28 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय बताना है कि कौन सा अनुचुंबकीय है। ऑप्शन हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है Cu2+। Cu2+ क्या एक अनुचुंबकीय है। बी ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे कि Zn2+, सी ऑप्शन है Ag+, और डी दिया गया Cd2+। तो इनमें बताना है चारों में से कौन सा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इनमें से कौन सा हो जाएगा, सभी लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा Cu2+। Cu2+ जो है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें है इन विच कंपाउंड। क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, इन विच कंपाउंड मेटल है 0 ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण पूछा गया भैया, ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई कि कौन से धातु की ऑक्सीकरण संख्या का मान शून्य है। तो इसमें हम देखेंगे पहले ऑप्शन को। पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया है कि KMnO4। दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे K3FeCH6। तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है अगर निकालेंगे तो 0 नहीं आएगा, नॉट 0 बताएगा भाई। लगभग इसका आना चाहिए शायद 7 के आसपास। ठीक है, K3O6 का एक बार निकाल के आप लोग देख लीजिएगा। सी ऑप्शन देखिएगा CuN3,4SO4। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी वाला, NiCO4 का जो ऑक्सीकरण संख्या का मान है वो 0 होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो डी आंसर लगा दीजिएगा, 29 नंबर का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। और 30 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि विच ऑक्साइड ऑफ Cu इज रेड इन रेड कलर, यानी कि कॉपर का कौन सा ऑक्साइड लाल रंग का होता है। अब पहला ऑप्शन दिया गया है CuO। CuO क्या लाल रंग का होता है। बी ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया Cu2O। सी ऑप्शन है CuO2 और डी ऑप्शन है Cu2O2। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा कॉपर का ऑक्साइड लाल रंग का। तो लाल रंग का जो होता है वो होता है Cu2O, यानी ऑप्शन नंबर बी 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है 31 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि ZrHF हैव द ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज। इन्होंने पूछा है कि भाई ZR और HF की जो परमाणु और आयनिक त्रिज्या है वो लगभग सामान्य होती है, इसका कारण क्या है। पहला यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है कि विकर्ण संबंध है, इनमें डायगोनल रिलेशनशिप है, इसलिए इनके आयनिक त्रिज्या और जो परमाणु है और आयनिक त्रिज्या है दोनों समान होते हैं, या इनमें जो लेंथेनाइट कंटेक्शन है इनकी वजह से, या ऑप्शन सी दिया गया एक्टेनाइट कंटेक्शन। ठीक है, तो आप लोग जानिएगा भैया इसमें लेंथेनाइट संकुचन, ठीक है, यानी कि लेंथेनाइट कंटेक्शन के कारण इनके जो ZR है और ZF है इनके परमाणु और आयनिक त्रिज्या लगभग समान होते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका 31 नंबर का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है और 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपसे पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि Zn2+ आर वाइट बिकॉज। ठीक है, Zn2+ जो लमड़ है वो सफ़ेद होते हैं, इसका कारण क्या है ये बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि Zn2+ में डी उपकोष अपूर्ण भरा होता है, इस कारण। या बी ऑप्शन कह रहा है कि Zn2+ की ऑक्सीकरण संख्या बहुत अधिक होती है। सी ऑप्शन है इनमें से कोई डी संक्रमण नहीं होता है, या डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो Zn2+ लवण सफ़ेद होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 32 नंबर का जो करेक्ट उत्तर है वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए 32 आपका दिया गया है कि द हाइड्रोलिसिस ऑफ वेनेडियम ऑक्सीक्लोराइड गिव्स
वेनेडियम ऑक्सीक्लोराइड के जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो जब हम वेनेडियम ऑक्सीक्लोराइड का जल अपघटन करा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा B2O5 प्राप्त होगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द एक्टिनाइड्स इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है कि कैंसर के इलाज में किस एक्टिनाइड का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है प्लूटोनियम, बी दिया गया यूरेनियम, सी ऑप्शन है क्यूरियम और डी दिया गया थोरियम। तो कैंसर के इलाज में सबसे ज़्यादा आजकल जो प्रयोग किया जा रहा है इन चारों ऑप्शन में, चारों रसायन में से वो सबका प्रयोग किया जाता है, थोरियम का प्रयोग किया जा रहा है। आंसर आपका डी हो जाएगा सही 34 नंबर का। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कई बार दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है और इस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं, तो उन छात्र छात्राओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज द न्यूक्लियर फ्यूल। यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय इंजन में उपयोग किया जाता है। तो नाभिकीय इंजन में किसका प्रयोग होता है? पहला है कोबाल्ट का प्रयोग होता है, बी आपका देखिएगा जिंक, सी आपका दिया गया आयरन और डी दिया गया यूरेनियम। तो आप ध्यान रखेंगे कि आजकल जो नाभिकीय इंजन में प्रयोग किया जा रहा है वो आपका यूरेनियम है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ओके, तो डी ऑप्शन आप लगा दीजिएगा सही उत्तर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है द मेन केस ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज। लेंथेनाइट संकुचन का प्रमुख कारण, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि जो लेंथेनाइट संकुचन है इसका प्रमुख कारण क्या होता है। पहले ऑप्शन को देखिएगा, इसमें है कि संयोजी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसके कारण, या बी ऑप्शन कह रहा है कि उच्च ऑक्सीकरण संख्या, सी ऑप्शन है एफ इलेक्ट्रॉनों का परीक्षण प्रभाव बहुत कम होना और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसमें से जो आपका हो जाएगा भैया वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेंथेनाइट आयंस और इज कलरलेस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंथेनाइट आयन रंगहीन है, रंगहीन लेंथेनाइट आयन बताना है। तो पहला देखेंगे ND3+। ND3+ क्या ये आपका जो है रंगहीन है यानी कलरलेस है या फिर कलर है। बी ऑप्शन देखेंगे La3+। तो La3+ कलरलेस नहीं होगा भाई, कलर इसमें होता है। ठीक है, TM3+, तो इसमें भी आपका कलर देता है और SM3+ ये भी आपका कलर देता है। तो इसमें से L3 माफ कीजिएगा L3+ होगा। ठीक है, L3+ जो है ये कलरलेस है, बाकी ND3+ ये आपका कलर देता है, TM3+ ये भी कलर देता है और SM3+। ठीक है, कलरलेस पूछा गया था ना, तो आपका बी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया ऑल द लेंथेनाइट्स एक्सिबिट ए वैलेंसी ऑफ। सभी जो लेंथेनाइट्स हैं उनकी संयोजकता क्या प्रदर्शित करती है। ठीक है, लेंथेनाइट की संयोजकता आपको बतानी कि क्या प्रदर्शित करती है। पहले ऑप्शन को देखेंगे, यानी इनकी संयोजकता 3 प्रदर्शित करती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि 4, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन कह रहा है कि 6। तो ध्यान रखेंगे जब भी सभी लेंथेनाइट की बात हो तो इनकी जो संयोजकता है वो 3 प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है और जिसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्टेबल 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि निम्नलिखित में से किसका 4+ ऑक्सीकरण यानी कि अवस्था है। पहला देखेंगे La, EU, GD और CE। तो यहाँ पर CE सही आंसर हो जाएगा। CE का जो अस्थाई 4 यानी कि +4 ऑक्सीकरण है वो देगा आपका CE, यानी आंसर हो जाएगा भैया डी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है,
सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और जिसमें पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान देंगे, जिसमें पूछा गया द फर्स्ट ट्रांसयूनिक एलिमेंट, पहला ट्रांसयूरिक तत्व पूछा गया इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर नेपट्यूनियम दिया गया है, थोरियम है और बर्किलियम या फिर क्यूरियम। तो पहला ट्रांसयूनिक जो तत्व है दोस्तों वो आपका हो जाएगा यहाँ पर नेपट्यूनियम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर है। 40 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपट्यूनियम, यानी आंसर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें पूछा गया ऑल द एक्टिनाइट्स आर, यानी सभी जो एक्टिनाइट्स हैं वो क्या होते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये रेडियो तत्व होते हैं, बी ऑप्शन है सामान्य तत्व होते हैं, सी ऑप्शन कह रहा है कि गैर रेडियोधर्मी तत्व हैं और डी कह रहा है कि हाइड्रोजन। तो जो सभी एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि रेडियो धर्मी तत्व होते हैं। ठीक है, यानी आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ऑल एक्टिनाइट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ओके, तो आंसर आपका हो जाएगा भैया ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 42 में, 42 नंबर क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है द एक्टिनाइट्स आयन कंटेनिंग 5F 5F0 5F7 5F14। ठीक है, तो इसमें आयन 5F15 क्या इलेक्ट्रॉन्स आर, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्टिनाइट्स हैं, एक्टिनाइट्स आयन जिसका F5F का मान 0 है, 5F7 और 5F14 है, तो ये कौन सा कलर देगा, नीला देगा, लाल देगा, पीला देगा या रंगहीन। तो ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस आपका हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर का जो सही आंसर है भैया वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है आपका 43 जिसमें पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनाइट इज, लेंथेनाइट्स की आयनिक त्रिज्या का सही क्रम क्या होगा। तो लेंथेनाइट की जब भी आयनिक त्रिज्या का आपसे क्रम पूछा जाए तो इसमें आप याद रखने योग्य बातें ये है कि आप याद रखेंगे सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका YB3+। ठीक है, आप लगा देंगे यहाँ पर लेस देन निशान, फिर आपका हो जाएगा PM। ठीक है, PM3+, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर इसके बाद में CE3+ और उसके बाद में बचेगा जो कि आपका हो जाएगा La3+। ठीक है, यही इसका सही क्रम है, यही इसका क्या है सही क्रम है। तो इसमें हम सही क्रम कहाँ से ढूंढेंगे, हम पहले ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पर दिया गया La तो ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा देखेंगे La3+ CE, ये भी आपका नहीं है। हमें सबसे पहले आना है YB, क्योंकि YB यहाँ पर लास्ट में दिया गया है। यहाँ पर YB3+ CE, तो यहाँ पर C नहीं होना चाहिए, PM3 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर डी वाला आंसर होगा, देखिएगा डी आंसर यहाँ पर सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है यहाँ पर 44 और 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनॉट, यानी कि इनमें से कौन सा एक्टिनाइट्स नहीं है, एक्टिनाइट्स नहीं है ये बताना है। तो पहला देखेंगे AM दिया गया है, तो AM क्या है भैया एक्टिनाइट्स है। CM ये भी एक्टिनाइट्स है, FM भी आपका एक्टिनाइट्स है, लेकिन TM नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा TM एक्टिनाइट्स नहीं है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा डी वाला यहाँ पर करेक्ट उत्तर। अगला देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 45 जिसमें पूछा गया कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए यूरेनियम के संवर्धन प्रयुक्त यौगिक पूछा गया, इनमें से कौन सा है। अब हम यौगिक को देखते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है ए ऑप्शन U3O8, बी ऑप्शन है UF6, सी ऑप्शन कह रहा है कि UO2NO3 का होल थ्राइस। ठीक है, डी ऑप्शन है UCl4। ठीक है, तो इसमें से भाई करेक्ट उत्तर यूरेनियम के पूछा गया है, यूरेनियम के संवर्धन का प्रयुक्त यौगिक। तो प्रयुक्त यौगिक आपका हो जाएगा UF6, क्या हो जाएगा UF6 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 आपका पूछा गया है, 46 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि विच प्ले ए मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाने में किसका अहम योगदान होता है।
हम पहले ऑप्शन को देखेंगे, इसमें ट्रांजिशन धातु, बी है लेंथेनाइट्स, सी आपका है एक्टिनाइट्स और डी दिया गया पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स तो होगा नहीं, हमने यहाँ पर पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स को हटा दिया, पी ब्लॉक्स एलिमेंट होगा नहीं। एक्टिनाइट्स की बात यहाँ पर हम करेंगे नहीं, यहाँ पर लेंथेनाइट सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा और शायद मेरे हिसाब से ट्रांजिशन धातु होना चाहिए। तो इसमें मैं दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ दोस्तों, चाहे ऑप्शन ए या बी, इन दोनों में होगा, लेकिन 100% मैं श्योर लेंथेनाइट से हूँ, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को भाई मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, पिन कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, इसका करेक्ट उत्तर मैं एक बार गूगल करके देखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, जिसमें पूछा गया है द स्ट्रक्चरल माफ कीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ FeCO5 इज, FeCO5 दिया गया, ठीक है। हमने यहाँ पर दे दिया, देखिएगा यहाँ पर ले लिया हमें Fe और यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा FeCO5। तो CO की संख्या कितनी है, 5 है, तो हमने एक CO यहाँ लगा दिया, एक CO ले लिया यहाँ पर 2, तीसरा हो गया ये, ठीक है, और चौथा आपका ये हो गया, ठीक है। अभी कितना बच रहा है, एक बच रहा है, और इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी अगर हम ज्योमेट्री देखें तो इसकी ज्योमेट्री क्या बन रही है, देखिएगा इसकी ज्योमेट्री क्या बन रही है, ये बताने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडल नाम, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो आंसर आप लगा देंगे FeCO5 की जो आकृति है, जो आपकी ज्योमेट्री है, वो हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी आंसर डी आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे भाई इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी पैरामैग्नेटिक। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिएगा CrCO6, बी ऑप्शन दिया गया FeCO5, सी ऑप्शन है Fe2CO9 और डी ऑप्शन है BCO6। तो यहाँ पर भाई पैरामैग्नेटिक देखिएगा, यानी कि क्या पूछा गया है कि कौन सा प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय ये नहीं है, अनुचुंबकीय है, ये भी आपका अनुचुंबकीय है, Fe2CO9, Fe2 बिल्कुल, ये दोनों आपके अनुचुंबकीय होंगे। प्रतिचुंबकीय हो जाएगा BCO6, ठीक है। इसलिए आप आंसर लगा देंगे भैया, आपके 48 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, डी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें है कि एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल क्लस्टर इज, धातु क्लस्टर का एक उदाहरण बताना है। धातु क्लस्टर का इनमें से एक उदाहरण कौन सा है। तो पहला देखेंगे Fe2CO9, ये क्या धातु क्लस्टर है, बिल्कुल ये धातु क्लस्टर नहीं है भाई, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। बी ऑप्शन को देखेंगे FeCO12, Fe3CO12, ठीक है, यही आपका क्या है, धातु क्लस्टर है, आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर का आपका बी वाला आंसर यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द गामा एसिड लिगेंड। क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा गामा लिगेंड के रूप में कार्य करता है, अल्फा बीटा गामा। तो गामा यहाँ पर पूछा गया कि गामा अम्ल लिगेंड के रूप में कार्य इसमें से कौन सा करता है। पहला ऑप्शन है फ्लोराइन, यहाँ पर दिया गया फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन दिया गया है। दूसरा है O2-, सी ऑप्शन है H3, तो अमोनिया करता है। जाहिर सी बात है अमोनिया जो है वो जो है आपका अल्फा बीटा यानी गामा, ठीक है। अगर यहाँ पर बीटा होता तो आप क्या लगाते, अगर बीटा होता तो इसमें Cu हो जाता, इसलिए यहाँ पर है गामा, तो इसलिए आपका हो जाएगा NH3। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 50 नंबर का सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है कि IR4CO12 में धातु आबंधों की संख्या कितनी है। तो इनमें धातु आबंध की संख्या पूछी गई है, तो इनमें संख्या कितनी हो जाएगी भैया, इसमें संख्या 6 हो जाएगी। तो ऑप्शन में कोई है ऑप्शन, देखिएगा यहाँ पर बी ऑप्शन दिख रहा है 6, ठीक है। तो आंसर कौन सा लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 51 नंबर का आपका बी सही है। जब भी आपसे पूछे IR4CO12 में धातु आबंध की संख्या, तो यहाँ पर 6 है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर है।
तो आज की इस क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे यानी पार्ट 2 इसका, जिसमें हम 100+ MCQ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे भैया जो आपका पेपर नंबर फर्स्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए में भी मैंने इंपॉर्टेंट कराए हैं। आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं। कल की वीडियो में मैं प्रयास ये करूंगा कि सबसे पहले मैं पेपर नंबर फर्स्ट का भी लगभग 50 से या 100 MCQ जो इंपॉर्टेंट है वो करा दूं, फिर इसके हम पार्ट नंबर सेकंड की बात करेंगे।